हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताए जा रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आसानी से आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं और फिर भी आपका सपना है कि 400 प्लस लाना है, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी वीडियो को आप देखते हुए चलिए। निश्चित आप 400 प्लस आसानी से ला लेंगे और बहुत ही बेहतरीन करेंगे। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसे किसे कहते हैं? तो वैसा ठोस जिसमें क्या अवयवी अणु, परमाणु या आयन व्यवस्थित नियमित होते उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कि जिसकी बनावट एकदम फिक्स होगी, उसमें अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, उसकी व्यवस्था कैसी होती है? नियमित होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और देखिए मैं आप लोग को जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव में मैंने क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण और क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण बिल्कुल आसानी से बताए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आप लोग जरूर बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा कि ये बताइए कि क्रिस्टलीय ठोस विषम प्रकृति का होता है कि समवैदेशिक प्रकृति का होता है? समदैशिक प्रकृति का होता है या विषम दैशिक प्रकृति का होता है? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अगर वाकई में आप पढ़ रहे हैं और निश्चित बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर जाएंगे और जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है कैसे? तो देखिए कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होता है? तो मैं बता दूं कि इसका गुण द्रव्य के समान होता है। जो कांच होता है ना, तो इसका गुण कैसा होता है? द्रव्य के समान होता है। और इस द्रव्य के बहने की प्रवृत्ति, और वह वैसा द्रव होता है ना जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, नियमित नहीं होता है। मैंने अभी इसका क्या परिभाषा बताया, देखिए कि नियमित व्यवस्था होगा उससे हम लोग क्रिस्टलीय कहेंगे, लेकिन इसमें नियमित व्यवस्था नहीं है। इसका गुण कैसा होता है? द्रव्य के समान होता है और द्रव्य में बहने की प्रवृत्ति होती है। बहने की प्रवृत्ति समझते हैं, मतलब एक जगह पे रख दे तो आसानी से क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और क्या उसमें बहने की मंद होती है, लेकिन बहने की गति कैसी होती है? माने कम होता है। ऐसा नहीं कि जैसे जल बहता है वैसे बह जाए। और यही कारण है कि आभासी ठोस या अति शीतक द्रव भी इसे कहा जाता है। तो हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? आभासी ठोस या अशीतक द्रव भी कहते हैं। और इसी गुण के कारण पुराने भवन, इमारतों की खिड़कियां, दरवाजों की कांच की ऊपरी पतला और नीचे पेंदी मोटा हो जाता है। कभी कभी आपके घरों में लगा होगा तो देख लीजिएगा कि बहुत दिन बीत जाते हैं ना, तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है कि ऊपर ये वाला हिस्सा पतला हो जाता है और नीचे वाला हिस्सा कैसा हो जाता है? मोटा। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे बहते रहता है और नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वो कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। इसीलिए कांच एक ऐसा है अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग जानते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछने वाला है। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं बता दूं कि 2024 में भी ये क्वेश्चन क्या हुआ था? आया हुआ था। अगर आपका भी सपना है कि एग्जाम में सभी क्वेश्चन लड़ जाएं और आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें, तो देखिए जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हों या हिंदी के हों या अंग्रेजी के हों या बायोलॉजी के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, अगर प्रॉपर आप पढ़ते हुए चलेंगे तो निश्चित एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम का नहीं छूटेगा। बस मेरा वादा एक ही है कि आपको बेहतरीन बनाना है और आपको कैसे भी बहुत बेहतरीन बनाना है और होगा भी। बस आप पढ़ते चलिए। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्रेंकल दोष क्या है। तो वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतःकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाते हैं। देखिए कोई कोई ऐसा होता है ना जो अपना स्थान छोड़ देता है और अंतःकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेता है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि ये दो टेबल मैंने बनाया और यहाँ पे कुछ रखा गया, ठीक है। और इस टेबल से हुआ क्या कि ये वाला हिस्सा उठ के, मैं दिखा देता हूं कि ये वाला हिस्सा उठ के अंतःकाशीय स्थान में क्या हो गया? चला गया। तो इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं कि अपना वास्तविक स्थान को छोड़ दे और अंतःकाशीय स्थान में चला जाता है
उसी को हम लोग फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। और फ्रेंकल दोष का एग्जाम्पल मैं बहुत डिटेल आप लोग को बताया हूं, लेकिन फिर भी यहां भी मैं बता देता हूं, यहां भी आप लोग को मैं बता देता हूं, जो कि याद रखेंगे कि फ्रेंकल दोष का आखिर उदाहरण कौन सा होता है। तो देखिए, फ्रेंकल दोष का उदाहरण होता है ZnS। याद रखें, ये एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ देता है। AgCl और क्या होता है AgBr, क्या होता है AgBr, और इसके साथ साथ क्या होता है AgI। ये सभी के सभी क्या दर्शाते हैं, तो फ्रेंकल दोष को दर्शाते हैं, जो अपने स्थान को छोड़ के अन्य स्थान पर चला जाता है। और एक बात और मैं बता दूं कि फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष के नाम से क्यों जानते हैं, तो फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह अपना स्थान को छोड़कर अंतःकाशीय स्थान में क्या होता है, चला जाता है, मतलब विस्थापन कर लेता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन दोष भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, शाक्टी दोष किसे कहते हैं, तो वैसा दोष जिसमें धन आयन और ऋण आयन एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाता है, उसे शाक्टी दोष कहते हैं। और यह दोष सामान्यतः आयनिक ठोस में मिलता है। देखिए मैं क्या बता दूं कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन है, यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में है, तो यहाँ से जो गायब होंगे, यहाँ से जितना धन आयन गायब होगा और उतना ही ऋण आयन गायब होगा, उसको हम लोग शाक्टी दोष के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि जब अपना स्थान छोड़ के जा रहा था तो उसको हम लोग फ्रेंकल दोष कह रहे थे, लेकिन क्या होगा, इसमें जितना धन आयन जा रहा है उतना ही ऋण आयन जाए, उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे, तो शाक्टी दोष के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शाक्टी दोष का भी उदाहरण मैं आप लोग को दे देता हूं, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शाक्टी दोष का उदाहरण होता है NaCl। याद रख लीजिएगा, NaCl होता है, KCl होता है, CsCl होता है, और क्या होता है AgBr। तो मैं एक और बात बता देता हूं कि देखिए, ये शाक्टी दोष और फ्रेंकल दोष जो दर्शाता है, ये दोनों दर्शाने वाला है AgBr। AgBr ऐसा होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि फ्रेंकल दोष भी दर्शाता है और शाक्टी दोष भी दर्शाता है। तो याद रखेंगे। और देखिए, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग को सब्सक्राइब करने में 10 सेकंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। आ जाते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है। तो देखिए क्या है, फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोगों के फलस्वरूप वाष्प दाब घटक के आंशिक वाष्प दाब और उसके मोल अंश के बीच एक संबंध बताया था। उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग राउल्ट के नियम से जानते हैं। और ये राउल्ट का नियम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। तो किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और मैं बता दूं कि अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और कौन कौन होते हैं, तो ये भी सुन लीजिए। एक होता है परासरण, क्या होता है परासरण, एग्जाम में पूछ सकता है। और दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, लिख लीजिएगा आप लोग, क्वथनांक में उन्नयन 2 हो गया। और इसके बाद होता है सापेक्षित वाष्प दाब अवनमन, सापेक्षित वाष्प दाब अवनमन, ये भी याद रखिएगा। क्या होता है सापेक्षित वाष्प दाब अवनमन, ये भी लिख लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं एक बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, हिमांक में अवनमन। क्या मैं बोल रहा हूं, हिमांक में अवनमन। 4 प्रकार का हो गया। एक हो गया परासरण, दूसरा हो गया कथनांक में उन्नयन, तीसरा हो गया सापेक्षित वाष्प दाब अवनमन, और चौथा हो गया हिमांक में अवनमन। और ये चारों से क्वेश्चन एग्जाम में न आए, ना कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी ऐसा होगा। इसलिए प्लीज बड़े ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, इसलिए प्लीज आपको इग्नोर नहीं करना है और बारीकी से पढ़ना है। और बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना आप खुद नहीं सोचते हैं। और यही चाहिए। अगर आपको बेहतर करना है तो बस आप प्रतिदिन ऐसी वीडियो को वॉच करते हुए चलिए, आप निश्चित बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।